सर प्लीज़ मुझे 1 घंटे का ओवरटाइम दे दीजिए। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। काम की छुट्टी के बाद वह अपने मैनेजर के सामने खड़ी 1 घंटे का ओवरटाइम मांग रही थी। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा था। मिस सुमन शर्मा, हमने आपकी परेशानी को देखते हुए आपको इस होटल में काम दिया। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आपको 1 घंटा ओवरटाइम देने के लिए अगली शिफ्ट की ड्यूटी में अपनी टाइमिंग खराब करेंगे। आपके जाने के बाद नाइट शिफ्ट लगती है जिसमें और एम्प्लॉई आते हैं। अब वो भला 1 घंटा लेट आकर आपको अपना 1 घंटा नहीं दे सकते ना? प्लीज़ सर, कुछ तो कीजिए। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आई एम सॉरी मिस सुमन, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है। आप यहाँ से जा सकती हैं। मैनेजर की बात सुनकर वो मरे मरे कदमों से होटल से बाहर निकल आई। यह एक चाय कॉफ़ी का छोटा सा कैफ़े था जहां वह पार्ट टाइम जॉब करती थी। इस जॉब के अलावा उसके पास दूसरा कोई सहारा भी नहीं था, क्योंकि कई जगह मुंह मारने के बाद उसे इस कैफ़े में नौकरी मिली थी। उसने अपने कंधे पर टंगे पर्स को खोलकर देखा, जिसमें कल से वहीं 500 रुपये पड़े थे, क्योंकि कल भी वह यूनिवर्सिटी से पैदल ही कैफ़े आई थी और कैफ़े से हॉस्टल तक पैदल ही गई थी। और आज भी उसका कोई इरादा नहीं था कोई रिक्शा वगैरह लेने का और इस नोट को खुला कराने का। चलते चलते उसका गला सूखने लगा। शिकंजी वाले को देखकर उसकी चाहत हुई कि वह 1 गिलास शिकंजी पी ले, लेकिन उसकी जेब उसे इजाज़त नहीं दे रही थी। उसकी सैलरी अभी तक नहीं आई थी और वह 500 का नोट खुला कराना नहीं चाहती थी। इसी 500 के एक नोट से उसे अगला पूरा महीना काटना था, क्योंकि सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते देख चुकी थी। उसने अपने पर्स पर पकड़ मजबूत की और फिर धीरे धीरे कदमों से शिकंजी वाले के पास चली आई। भैया, 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा? क्यों नहीं? शिकंजी वाले ने तुरंत 1 गिलास ठंडा पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पानी पीकर कदम आगे बढ़ाने ही लगी थी कि तभी पीछे से उसे उस शिकंजी वाले की आवाज़ आई थी। मैडम, पानी के पैसे पैसे तो दीजिए, पानी भी फ्री नहीं आता। शिकंजी वाले की बात सुनकर सुमन का मुंह खुला का खुला रह गया। जी, कितने पैसे हुए? 5 रुपए। उसने जल्दी जल्दी पर्स में हाथ डाला कि शायद कोई 5 का सिक्का मिल जाए, लेकिन पर्स में 500 के नोट के अलावा कुछ भी नहीं था। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो पानी क्यों पिया था? ऐसे मत बोलिए, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मैडम जी, अगर हम ऐसे ही पुण्य करते रहे तो हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ लेने से पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। थैंक यू भैया। वो दुखी होकर वहां से चली आई। कितना मुश्किल समय था उसके लिए, यह वही जानती थी। रात का खाना उसे हॉस्टल से मिल जाता था, लेकिन दोपहर का खाना उसे खुद अपने पैसों से खाना पड़ता था। पिछले 3 दिन से वह दोपहर का खाना भी नहीं खा रही थी। पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ रात को ही खाती थी। अभी भी भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हॉस्टल में रात के 9 बजे खाना मिलता था। वो जल्दी जल्दी हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो काले पैंट कोट ड्रेस में क्लब के सामने वाले हिस्से में काउच पर बैठा था। उसके पैर हल्के हल्के थिरक रहे थे। अपना सर सोफे की बैक पर टिकाए आंखें मूंदे हुए था। होठों में जली हुई सिगरेट, जिसके वह गहरे कश लेकर धुएं में हवा में धुआं छोड़ रहा था। एक हाथ में सिगरेट थी जबकि दूसरा हाथ काउच की साइड पर था कि तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बैठा। बहुत बदमज़ा इंसान हो यार। इतनी हसीन हसीन जलपरियां आई हैं जिनको देखने की बजाय तुम यहाँ आंखें बंद करके बैठे हो। अपने दोस्त की बात पर कारण ने आंखें खोलीं। उसे देखा और एक नज़र पूरे क्लब पर डाली। तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है विक्की। यहाँ कोई एक लड़की भी हसीन नहीं है, या फिर शायद तुमने कोई हसीन लड़की देखी ही नहीं है। वो बोर से अंदाज में बोला। उसकी बात पर उसका दोस्त विक्की हंस पड़ा। ओहो, तो आपको आपका ट्रस्ट कहाँ मिलेगा? जरा हमें भी बता दें। कारण के दोस्त विक्की ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं यार, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद जल्दी ही मिल जाए, वो बोले, जबकि विक्की हंसने लगा। वो एक अमीर जादा था जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल थीं, लेकिन वो लड़कियों में मगर और पत्थर दिल मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत बड़ा रेसलर भी था और एक रेसर भी। उसके अंदर सारे खतरनाक शौक पाए जाते थे। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, लेकिन कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक आज तक वह किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। वजह सिर्फ यही थी कि उसकी डिमांड बहुत ऊंची थी। उसे कोई भी लड़की अपने बराबर की लगती ही नहीं थी।
वह खुद पसंद, घमंडी और बिल्कुल साफ नेचर का मालिक था। यह सब छोड़ो कारण, एक बार मेरे साथ डांस फ्लोर पर तो चलो। सच्ची बहुत खूबसूरत चेहरे देखने को मिलेंगे। विक्की ने कहा तो कारण ने अपना सर न हिलाया और सिगरेट एशट्रे में मसल दी। अगले ही पल उसने दूसरी सिगरेट सुलगाकर होठों से लगा ली। नहीं विक्की, यह गंदे शौक तुम्हें ही मुबारक। मुझे तो सोचकर ही घिन आती है कि तुम इन लड़कियों के करीब कैसे चले जाते हो, जो ना जाने कितनों के बिस्तरों पर जा चुकी होती हैं। वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कह रहा था, मैं किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनता, किसी का छका हुआ खाना नहीं खाता, तो फिर किसी की छोड़ी हुई औरत को कैसे अपना सकता हूँ। सामने नाचते हुए लड़कियां किसी न किसी मर्द के साथ नाच रही हैं, उनकी बाहों में झूल रही हैं, और तुम सोचते हो कि कारण सिंह इन्हें अपने गले का हार बनाएगा। नो नेवर, उसके शब्दों में नफरत और अहंकार साफ झलक रहा था। विक्की सर हिलाते हुए हंसा। तो फिर मिस्टर कारण सिंह, अपने दिमाग में यह बात बिठा लो कि इस जन्म में तुम कुंवारे ही मरोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, समझे? यह कहते ही विक्की वहां से उठकर खड़ा हुआ और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। वहां लड़के लड़कियां बेतहाशा एक दूसरे से लिपटकर मदहोशी में नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब अपनी परेशानियां और गमों से बेखबर किसी और ही जहां में गुम हो। इडियट कारण, सिंह ने होठों के बीच धीरे से कहा और धुआं हवा में छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ वह नाजुक जान अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी परेशान हो रही थी। कांपते हाथों से कागज पर हिसाब किताब लिखते लिखते अचानक सिर पकड़ लिया। हे भगवान, इस महीने का हिसाब तो 20,000 के पार चला गया। तनख्वाह तो सिर्फ 16,000 मिलेगी। यह 4,000 कहाँ से आएंगे? उसकी आंखें भर आई थीं। तुम्हारे सर पकड़ने से 4,000 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? उसके साथ वाले बेड पर लेटी उसकी दोस्त नेहा ने कहा। उसकी आवाज में चुटकी थी, मगर नजरों में चिंता। वो बेचारी सी आंखों से अपनी दोस्त को देखने लगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या करूं नेहा? तुम्हें तो मालूम है ना, पापा की दवाइयां और छोटी की फीस भी मुझे ही भेजनी पड़ती है। अगर मैंने पैसे नहीं भेजे तो मम्मी परेशान हो जाएंगी, फिर वो सबसे उधार मांगने जाएंगी, और तुम तो जानती हो ना, आजकल का जमाना कितना खराब है। हालात खराब हो तो कोई पलट कर देखता भी नहीं। उसका गला रंध गया। नेहा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें नौकरी बदल लेनी चाहिए। 20,000 सैलरी बहुत कम है यार। सुमन ने तुरंत कहा, पार्ट टाइम में 20,000 भी बहुत हैं। इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है मुझे, जिसमें मुझे पढ़ने का भी वक्त मिल जाता है, वरना बाकी सब तो पूरी टाइमिंग मांग रहे थे। पढ़ाई भी तो नहीं छोड़ सकती ना रिया। पढ़ लिख कर जाऊंगी तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। बस मुझे ये छुट्टियां नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आवाज में खुद से गुस्सा और पछतावा साफ झलक रहा था। वो तानिया की बच्ची की वजह से छुट्टी ली थी। एक दिन घर पर बर्थडे पार्टी के लिए बुला लिया, तो दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के बाद होटल में सब दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लिया। मैंने मना किया था तो मुंह फुलाकर बैठ गई, और अब देखो मेरी जान ही हलक में आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बेचारगी से बोली तो उसकी दोस्त नेहा मुस्कुराने लगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो सुमन, मेरे पापा मुझे खर्चा भेजेंगे तो उनमें से तुम 4,000 ले लेना। नेहा की बात पर सुमन ने एहसानमंद नजरों से उसे देखा। हाँ, यह तो ठीक है रिया, पर तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? उसने फिक्र से पूछा। उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने खर्चे मैनेज कर लूंगी, नेहा ने कहा। लेकिन सुमन के चेहरे पर अब भी परेशानी साफ झलक रही थी। अब क्या हो गया? अब किस बात की परेशानी है? नेहा ने पूछा। परेशानी इस बात की है, अगर तुमने मुझे 4,000 उधार दे दिए तो मैं तुम्हें अगले महीने अगली तनख्वाह पर वापस करूंगी, लेकिन फिर से मेरे पास 4,000 कम पड़ जाएंगे, उसने अफसोस से सोचते हुए कहा। उसकी बात पर नेहा जोर से हंस पड़ी। हाँ, तो प्रॉब्लम तो वाकई बहुत बड़ी है, पर तुम फिक्र मत करो। जब अगले महीने मुझे 4,000 वापस करोगी ना, तो तुम मुझसे फिर से उधार ले लेना, मैं तुम्हें फिर से उधार दे दूंगी। यह कहकर नेहा मुस्कुराने लगी तो सुमन जोर से हंस पड़ी। तुम बहुत अच्छी हो रिया, मैं तुम्हें जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगी। कोशिश करूंगी कि इस बीच कोई दूसरा काम पकड़ लूं, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, उसने कहा तो नेहा मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी और अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगी। सुमन मन ही मन सोचने लगी, मम्मी को भी बोलना पड़ेगा, अपना हाथ खींचकर चलाएं। अगर हर महीने ऐसे ही खर्च बढ़ते रहे तो मेरे हालात और भी खराब हो जाएंगे। शायद फिर तो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी।
यह सोचते हुए उसने अपना फिर से हिसाब किताब पूरा करना शुरू कर दिया। उसकी तनख्वाह आते ही खत्म हो जानी थी। उसकी नौकरी की टाइमिंग शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक थी। सुबह 9 बजे से 3:30 तक यूनिवर्सिटी में रहती थी और फिर यूनिवर्सिटी से सीधा ही वो डायरेक्ट कैफ़े चली जाती थी। वो मुंबई के एक छोटे से हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल का रेंट भी महीने का 2000 था, क्योंकि हॉस्टल बहुत छोटा था और खाने का इंतज़ाम भी एक टाइम का खुद ही करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी में वह स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, क्योंकि उसने अपने गांव के कॉलेज में टॉप किया था और गांव की सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली थी। यहाँ आकर उसने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। वो यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। रात पढ़ते पढ़ते गुजरी और सुबह उठकर वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई और अपनी दोस्त के साथ निकल पड़ी। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई लड़कों की निगाहें उसकी तरफ उठी थीं। वो बहुत प्यारी, मासूम और भोली-भाली सी थी। उसका कद थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक थी। उसकी आंखें हल्की नीली थीं, बाल गहरे सुनहरे, गाल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा काला तिल और उसके नए नक्श आम होने के बावजूद भी बहुत प्यारे थे। उसकी सूरत में एक मासूमियत और प्यारी सी खूबसूरती थी, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वैसे कहने के लिए तो कुछ भी खास नहीं था, मगर फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे खास बनाता था। यह लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देखते हैं? दिल करता है इनकी आंखें नोच लूं। अजीब बेशर्म है। वो नेहा से बड़बड़ाई तो उसकी दोस्त हंसने लगी। तो किसने कहा था तुम्हें इतना प्यारा बनने के लिए? अब तुम इतनी प्यारी हो तो बेचारे क्या करें? नेहा ने मजाक में कहा तो सुमन ने सिर झटक दिया। क्लास लेकर फ्री हुई तो वह कैंटीन में आई। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ चुकी थी। नेहा ने भी उसे 4000 रुपये भेज दिए। उसने अपना बैंक अकाउंट खोला ताकि पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। उसने अकाउंट खोलकर पापा का नंबर लिखना शुरू किया, मगर बेधयानी में आखिर का एक नंबर गलत डाल दिया। अगले ही पल पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। वो सुकून से मोबाइल बैग में रख चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पैसे कहाँ गए। क्लासेस पूरी करने के बाद वो थकी हारी हॉस्टल पहुंची। आते ही ड्रेस बदल कर वह वापस कैफ़े चली गई। कैफ़े में दिन बहुत थकावट से गुजरा था। रात 12 बजे तक वह वहां काम करती रही। इस बीच उसका फ़ोन कई बार बजा, मगर फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे कुछ सुनाई ना दिया। हॉस्टल पहुंचकर उसने आरामदायक कपड़े पहने, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। नेहा हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। जब रात को 9 बजे हॉस्टल में खाना आता तो नेहा उसका खाना लेकर रख देती थी, और जब सुमन रात 12 बजे लौटती तो खाना खा लेती। अचानक मोबाइल का ख्याल आया तो उसने सोचा अगर मम्मी जाग रही हो तो थोड़ी देर बात कर ले। मगर जैसे ही फ़ोन उठाया उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। स्क्रीन पर मम्मी और पापा की कई मिस कॉल थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कुछ बुरा तो नहीं हो गया? पापा ठीक तो हैं? घबराहट में उसने तुरंत कॉल लगाया। क्या हुआ मम्मी? सब ठीक तो है ना? इतनी सारी कॉल्स क्यों की? सुमन ने बेचैनी से पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है। पर तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? तुमने तो कहा था दोपहर तक भेज दोगी। देखो घर का राशन भी खत्म हो गया है। मम्मी की परेशानी से भरी आवाज सुनकर सुमन का दिल कसक उठा। क्या कह रही हो मम्मी? मैंने तो दोपहर को ही पैसे भेज दिए थे। आप एक बार अकाउंट चेक करें। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं बेटा, पैसे नहीं आए। तुम अपने पास चेक करो, शायद सेंड ना हुए हो। मम्मी ने कहा तो सुमन के माथे पर परेशानी से बल पड़ गए। नहीं मम्मी, मैंने उसी वक्त पैसे भेजे थे। मेरे अकाउंट से तो पैसे कट भी गए हैं। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और कॉल काटकर अपने अकाउंट में चेक किया। अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पैसे किसी कारण सिन्ह नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। उसकी रूह कांप उठी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर डाला? इतनी जल्दी में एक नंबर गलत डायल कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? यह इंसान मुझे पैसे वापस करेगा भी या नहीं? मैं तो इसे जानती तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बेबस नज़र से नेहा को देखा, जो दूसरे बेड पर आराम से सो रही थी, और फिर वो बेबसी से रो पड़ी। पूरी रात उसकी आंखों में ही कट गई थी। एक पल भी नींद नहीं आई। बेचैनी हर पल चुभ रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाए। काश मुझे कोई रास्ता मिले।
वहीं दूसरी तरफ कारण सिंह शाम 7 बजे सोकर उठा था। जोरदार अंगड़ाई ली और आलीशान कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे के बीचों बीच गोल बेड था, दीवारें शीशे की थीं, 3 दरवाजे थे, एक टेरेस का, एक बाथरूम का और एक ड्रेसिंग रूम का। उसने तकिए के नीचे से फोन उठाया और ऑन कर दिया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका तो वह चौंक उठा। उसके अकाउंट में 20,000 रिसीव हुए थे। ये रकम देखकर वह बुरी तरह चौंका था और फिर नाम देखकर भी चौंक उठा। सुमन शर्मा। वो तो इस नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं था। उसे अजीब लगा। उसके सभी ट्रांजैक्शन लाखों में होते थे और यह तो बस 20,000 थे। उसने सिर झटककर फोन एक तरफ रखा और तैयार होने लगा। रात 8 बजे उसकी एक 5 स्टार होटल में मीटिंग थी, लेकिन जाने क्यों दिमाग बार बार उसी नाम पर अटक रहा था। सुमन शर्मा कौन है ये लड़की और पैसे मेरे अकाउंट में क्यों भेजे? जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही उस नाम की गूंज उसे परेशान करती। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में एक बैंक देखकर गाड़ी रोक दी। वह अंदर दाखिल हुआ और काउंटर पर पहुंचा। उसी वक्त तो दूसरी तरफ सुमन भी बैंक में मौजूद थी। वह भी आज इस बैंक में यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर ही आई थी ताकि उस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकलवा सके। एक काउंटर पर सुमन खड़ी थी और दूसरे पर कारण। उसने क्लर्क से कहा कि मुझे इस अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए। मैंने गलती से इसमें पैसे भेज दिए हैं, आप प्लीज़ मुझे इस अकाउंट की डिटेल दें। उसके ओनर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ तो दे सकते हैं। वह परेशानी से बोल रही थी, सॉरी मिस, ये हमारे रूल्स और प्राइवेसी के खिलाफ है। हम यूं किसी के भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा तो सुमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। देखिए, ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैंने गलती से इस नंबर पर सेंड कर दिए। मेरे हालात तो पहले ही बहुत ख़राब हैं। अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मेरे हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। प्लीज़ कुछ तो कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर मेहरबानी करें, मुझे सिर्फ उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। वह विनती भरे अंदाज में विनती कर रही थी, लेकिन काउंटर पर खड़ा आदमी साफ इनकार कर चुका था। वहीं दूसरे काउंटर पर यही बातचीत कारण सिंह भी कर रहा था, मगर उसके पास पावर थी। मेरे अकाउंट में इस अकाउंट से पैसे आए हैं, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, उसने सख्ती से कहा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर पैसे क्यों आए हैं और कहाँ से। कारण बड़ा आदमी था, उसकी हर जगह जान पहचान थी। इस बैंक से भी उसके अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती रहती थी और यहाँ के लोग उसे अच्छे से जानते थे। कैशियर ने उसे मैनेजर के पास जाने को कहा, लेकिन कुछ ही देर बाद मैनेजर खुद ही उसके पास आ गया। हेलो मिस्टर कारण सिंह, आप खुद क्यों आए हैं? मुझे बुला लेते, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कारण को वहां कौन था जो नहीं जानता था। वहीं दूसरे काउंटर पर रोने को तैयार खड़ी लड़की सुमन इस नाम पर हैरत से पीछे घूमी थी। उसकी नज़र सामने खड़े उस शख्स पर पड़ी जो डार्क ड्रेस शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। बाल सलीके से पीछे जमाए हुए, आस्तीनें कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। वो एक बेहद खूबसूरत और रईस शख्सियत का शाहकार था। उसे देखकर सुमन के मन में सुकून आया। चलो, यह तो अमीर है, ज़रूर मेरे 20,000 वापस कर देंगे। मुझे इस अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, कारण ने सामने खड़े मैनेजर से कहा। सुमन उसकी आवाज़ तो नहीं सुन पाई, लेकिन बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी कि जैसे ही वह फ्री होगा वो उसके पास जाएगी और अपने पैसे वापस मांग लेगी। ओके सर, थोड़ा वक्त लगेगा, ये काम हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। मैनेजर के कहने पर कारण ने हल्की सी हामी भरी और बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सुमन तेजी से भागी थी। ओए लड़के, रुको रुको जरा। उसकी आवाज़ सुनकर कारण ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो किसी और को तो नहीं बुला रही, मगर जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। बोलो, कारण ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम कारण सिंह हो ना? लड़की ने बेसब्री से पूछा। हाँ, क्यों? कारण ने जवाब दिया। मैं सुमन शर्मा हूँ। क्या कल आपके नंबर पर 20,000 रुपये आए थे किसी अनजान अकाउंट से? उसके कहने पर कारण चौंका। उसने आंखें छोटी करके उस लड़की को सर से पांव तक गौर से देखा। पांव में घिसी हुई चप्पलें, साधारण सा सलवार सूट, कंधों पर सलीके से पड़ा दुपट्टा, माथे पर कुछ सुनहरे बालों की लटें जो गालों से खेल रही थीं। गर्मी की वजह से उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था। कारण ने गौर से उसे देखा और मन ही मन सोचा,
शायद यह लड़की बैंक में मेरी बातचीत सुन चुकी है और अब उसी का फायदा उठा रही है। तो आप हैं सुमन शर्मा? कारण ने तंज भरे अंदाज में कहा। जी, मैं ही हूँ। आप प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। मैंने बाय मिस्टेक वो पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए थे। वो विनती करने लगी। लड़की, अपना रास्ता नापो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। यह कहकर कारण पलटा और वो उसे जाते हुए देखती रह गई कि तभी अचानक उसके सामने भागती हुई आई और खड़ी हो गई। देखने से तो अच्छे खासे अमीर लगते हो, भले संस्कारी भी लगते हो। यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा करेंगे। उसके माथे पर बल पड़े। कारण ने भी अपनी भौं चढ़ाई और उसे साइड करके आगे बढ़ने लगा, मगर सुमन फिर से उसके सामने आ गई और दोनों हाथ फैलाकर बोली, मेरे पैसे मुझे दीजिए। पहले पैसे लौटाइए, फिर जाइएगा यहाँ से। रोड पर खड़े लोग उनकी ओर देखने लगे। कारण को उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी, तो वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे पैसे पहले मुझे वापस करो। तुम इस तरह मेरे पैसे हड़प नहीं सकते। जरूर तुम्हारी मेरे पैसों पर नीयत खराब हो गई है। वो बेतहाशा बिना सोचे समझे बोलती चली गई। कारण की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। लड़की, मेरे सामने से हटो वरना। कारण ने गुस्से से कहा। वरना क्या? मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में घसीटूंगी। सुमन गुस्से से चीख पड़ी। उसकी बात सुनकर कारण रुक गया। उसने हैरत से उस नाजुक सी लड़की को देखा और उसके होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट फैल गई। ओ रियली, पुलिस स्टेशन? ठीक है, जाओ अभी जाकर कंप्लेंट कर दो। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ आऊं। लालची लड़की, पैसों के लिए और कितना झूठ बोलोगी? अब हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए कारण ने उसका बाजू पकड़कर जोर से पीछे धक्का दिया। सुमन लड़खड़ाकर एक तरफ को हुई। अगले ही पल कारण अपनी गाड़ी में जा बैठा। सुमन तेजी से उसकी कार के साथ आई और गाड़ी का शीशा पीटने लगी। देखो मिस्टर, मेरे पैसे लौटा दो। मेरे पैसे खाओगे तो तुम्हें हजम नहीं होंगे। डायनेहा लगेगा तुम्हें। भगवान तुमसे दुगना निकलवाएगा। मेरे पैसे लौटा दो। उसकी आवाज अब रोने वाली हो गई थी। आंखों में आंसू भर आए। कारण ने एक नज़र उस पर डाली। ड्रामा क्वीन पैसों के लिए कैसी ओछी हरकतें कर रही है। कैसा जमाना आ गया है। पैसों के लिए इंसान कितना गिर जाता है। उसने अफसोस से उसे देखा जो बाहर से मासूम लग रही थी, मगर उसकी नज़र में यह सब घटिया घटिया हथकंडे थे जो सिर्फ पैसे अपनाने के लिए हथिया रही थी। उसने सिर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुमन वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने आंसू पोंछते हुए बैग से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मम्मी की कॉल थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। हे भगवान, अब मैं मम्मी को क्या जवाब दूं? बुदबुदाते हुए वह और भी जोर से रोने लगी। आसपास खड़े लोग उसे देखने लगे तो उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और वहां से रिक्शा ढूंढने लगी। यूनिवर्सिटी जाने की अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए सीधा हॉस्टल लौट आई। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े आंसुओं में गुजर गया। मम्मी की भी बार बार कॉल आती रही, पर डर के मारे उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। कैफे में भी उसका दिन बहुत बुरा गुजरा था। दूसरी तरफ कारण सिन्हा गुस्से से आग बबूला ऑफिस पहुंचा। उसे इतने गुस्से में देखकर पूरा स्टाफ सहम गया। उसका गुस्सा हमेशा की तरह सेक्रेटरी पर फूट पड़ा। वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर चिल्ला रहा था। कुछ देर के बाद उसने मैनेजर को बुलवाकर सख्त लहजे में कहा, मुझे इस अकाउंट की पूरी डिटेल्स चाहिए। हर सूरत में जाकर बैंक से निकलवाओ। 2 घंटे बाद ही मैनेजर उसकी टेबल पर फाइल रख गया। फाइल के ऊपर एक तस्वीर थी सुमन शर्मा की। तस्वीर देखते ही कारण चौंक पड़ा। ये तो वही लड़की है जो बैंक के बाहर मिली थी। तो इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। कारण कुर्सी पर पीछे टिक गया। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, वह भी उसी की डिटेल्स निकलवाने आई थी। उसकी आंखों में आए आंसू कारण को याद आने लगे। वो एक कम उम्र सी लड़की थी, शायद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, ज़रूरतमंद थी, मजबूर भी। तभी तो बद्दुआएं भी दे रही थीं। अचानक कारण का हाथ अपने पेट पर चला गया। डायनेहा उसकी बद्दुआ याद आते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत डिटेल से सुमन का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और कॉल लगाई, मगर फ़ोन बंद था। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कोशिश की, पर फ़ोन अब भी बंद था। आखिरकार उसने व्हाट्सएप खोला और सिर्फ एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, पैसे चाहिए। मैसेज डिलीवर हो गया था, लेकिन रात के 12 बजे तक कोई रिप्लाई नहीं आया।
उसी वक्त कैफे से लौटकर वह हॉस्टल पहुंची थी। सुमन ने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर कारण सिंह का मैसेज चमक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, हाँ हाँ प्लीज़ मेरे पैसे लौटा दो, प्लीज़ लौटा दो। 2 मैसेज लगातार भेजे गए, मगर भेजे जाने के बाद भी वह मैसेज सीन नहीं हुआ। उसी दौरान उसकी माँ की कॉल आने लगी। सुमन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की और अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ, आप फिक्र मत करें, मैं 1-2 दिन में पैसे भेज दूंगी। वह अपनी माँ को यह नहीं बताना चाहती थी कि पैसे गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर यह सच बता देती तो उसकी माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती और वह अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा कि बैंक की तरफ से कुछ दिक्कत हो गई है, ट्रांजैक्शन रुक गया है। यह सुनकर उसकी माँ थोड़ा शांत हुई और ढेरों आशीर्वाद देकर कॉल काट दी। फ़ोन करते ही सुमन ने हाथ में मोबाइल कस कर पकड़ा और बेचैनी से बार-बार व्हाट्सएप खोलने लगी। क्या उसने मैसेज सीन किया या नहीं? मगर स्क्रीन पर मैसेज सीन नहीं हो रहा था। उसका दिल बैठता जा रहा था। वो घबराहट में कमरे के चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर से मैसेज किया, प्लीज़ मेरा मैसेज सीन करो, मेरे पैसे मुझे लौटा दो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अगला मैसेज फिर से टाइप किया, ये पैसे मेरे पापा के इलाज के लिए हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मेरे पापा का इलाज नहीं हो पाएगा। मेरे घर वाले बहुत मुसीबत में आ जाएंगे और देखना, फिर तुम्हें मेरी ढेर सारी बद्दुआं लगेगी। मेरी ही बद्दुआं नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा की भी बद्दुआं लगेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी यह जो हट्टी कट्टी बॉडी है ये तुम्हें बचा लेगी। देखना ऐसा डायनेहा लगेगा कि सूख कर कांटा हो जाओगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे, पर गुस्सा और बेबसी उसके शब्दों में छलक रही थी। 2 घंटे गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें भारी हो गईं। आखिरकार उसने एक और मैसेज भेजा, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना, आज रात तुम्हारे घर में चोर घुसेगा और तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। इतना लिखते लिखते थकान और रोने से उसकी आंखें थक चुकी थीं और फिर वह लेटते ही सो गई। रात के करीब 4 बजे कारण सिंह की आंख अचानक खुली। उसने करवट ली और नज़र बेड की साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की और जैसे ही व्हाट्सएप खोला, एकदम से चौंक उठा। स्क्रीन पर अनगिनत मैसेज थे। सुमन नाम की लड़की की चैट थी। वो स्क्रॉल करता गया। हर मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके माथे पर बल आते गए। कभी लड़की विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ पैसे लौटा दो। और फिर वही लड़की बद्दुआएं देने लगी, डायनेहा लगेगा चोर घुस आएगा। पढ़ते ही कारण के होठों पर हंसी तैर गई। ओहो, अब तो यह भगवान से भी डराने लगी। वो खुद से बुदबुदाया। पता नहीं क्यों उसे इन मैसेजों में अजीब सा मजा आने लगा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ एक मैसेज टाइप किया, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बद्दुआ ले लेता हूँ पैसों के बदले, लेकिन अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम बस मुझे और बद्दुआएं दो। मैसेज भेजकर उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखीं। पहली बार कारण सिंह किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फोन हाथ में लिए वह वहीं बैठ गया और दूसरी तरफ सुमन, जो नींद में भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मैसेज की टोन बजते ही सुमन हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने तुरंत फोन खोला और जैसे ही कारण का मैसेज पढ़ा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। नहीं नहीं, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी, बस मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैं सच कह रही हूँ, वो बद्दुआएं तो मैंने यूं ही गुस्से में दे दी थीं क्योंकि तुम मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहे थे। मैं अपनी सारी बद्दुआएं वापस लेती हूँ। प्लीज़ अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो बेचारगी से लिखती चली गई। सुमन का मैसेज पढ़कर कारण की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने उसे और तंग करने का इरादा छोड़ते हुए टाइप किया, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसका सवाल पढ़ते ही सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां रुक गईं, आंखें डर से फैल गईं। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपते दिल से लिखा। अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं वह पैसे ना मांग ले। पहले ही 4,000 का कर्ज उसके सिर पर था। वो अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कारण हंसी रोकते हुए टाइप कर गया, ज्यादा कुछ नहीं, बस किसी अच्छे से कैफे में मुझे चाय पिला दो। यह लिखकर वो खुद भी चौंक उठा और होठों पर मुस्कान खिल गई। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की से इतनी लंबी चैट कर रहा था। लड़की भी वहीं, जो कुछ घंटे पहले उसे भर भर कर बद्दुआएं दे रही थी।
उसकी मांग पड़ते ही सुमन के चेहरे पर सुकून उतर आया। सिर्फ चाय, सिर्फ एक कप चाय। ये तो बहुत छोटी सी मांग है। उसने तुरंत टाइप किया। ठीक है, मैं आपको चाय पिला दूंगी। चाय के साथ समोसा भी खिला दूंगी। उसका मैसेज पढ़कर कारण की आंखों में हल्की सी शरारत उतर आई। ठीक है, मैं फ्री होकर बताऊंगा कि किस कैफे में चाय पीनी है। सुमन ने तुरंत लिखा। लेकिन मुझे पैसे कल ही चाहिए। मुझे अपने मम्मी पापा को पैसे भेजने हैं। उनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। कारण कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने एक बेहद लग्जरी कैफे का नाम टाइप किया। कल शाम 7 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। इसके साथ ही उसने फोन बंद कर दिया और दूसरी तरफ सुमन ने राहत की सांस ली। उसे पहली बार लगा जैसे सर पर लटकती तलवार अब हट रही है। अब उसके पास उम्मीद थी कि कल उसके पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। अगली शाम सुमन कारण के बताए हुए कैफे पहुंची। यह बहुत ही पॉश एनेहा था और कैफे भी बेहद लग्जरी। अंदर दाखिल होते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। पूरा कैफे ब्लैक एंड वाइट थीम में सजा हुआ था। वहां की खामोशी और सुकून ने उसके भीतर अजीब सी घबराहट भर दी। उसने दिल ही दिल में सोचा, इतना महंगा कैफे, यहाँ तो एक कप चाय भी अच्छा खासा बिल बना देगी। इस इंसान को यहीं चाय पीनी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 20,000 वापस लेने हैं तो थोड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। सोचते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, कई निगाहें उसके ऊपर उठी थीं। उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र दूर बैठे कारण पर पड़ी। वह पहले से ही दरवाजे की ओर देख रहा था। उसने सुमन को आते देख लिया था और उसकी घबराहट को दिलचस्पी से निहारने लगा। उसे यह लड़की कॉन्फिडेंस में बिल्कुल जीरो लगी। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ गया। कारण को अपने सामने देखकर सुमन की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। चलिए, वहां हमारी टेबल है। कारण ने सामने टेबल की ओर इशारा किया और खुद जाकर बैठ गया। सुमन उसके सामने बैठी। उसके हाथ बेचैनी से उंगलियां मचल रहे थे और नजरें बार बार झुक रही थीं। कॉफी ऑर्डर कर लें? कारण ने पूछा। सुमन ने एक पल नजरें उठाकर उसे देखा, फिर झट से निगाहें झुका लीं। आप अपने लिए मंगवा लीजिए। मुझे नहीं पीनी। कारण ने भौं चढ़ाई और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। यह पहली लड़की थी जो उससे नजरें चुरा रही थी, वरना बाकी लड़कियां तो उस पर मर मिटने को तैयार रहती थीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। अब मैं अकेले तो कॉफी नहीं पीऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ पीनी पड़ेगी, उसने शरारत से कहा। सुमन के माथे पर बल पड़ गए। उसने घबराकर उसे देखा। कारण ने उसकी झुंझुलाहट गौर से देखी और हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा चलिए, ठीक है, वो धीरे से बोली। कुछ देर बाद वेटर आया और कारण ने कॉफी ऑर्डर कर दी। अब वो हाथ की मुट्ठी पर होंठ टिकाए लगातार सुमन को घूर रहा था। आप प्लीज मुझे घूरना बंद करें, सुमन गुस्से से बोली। कारण ने हैरत से उसे देखा। ये पहली लड़की थी जिसने उसे यूं डांटा हो, वरना बाकी तो उसकी एक नजर के लिए तरसती थी। मैं तुम्हें तो नहीं देख रहा, उसने मजे से कहा। तो फिर आपकी निगाहें मुझ पर क्यों टिकी हैं? सुमन ने हैरानी और झुंझुलाहट में पूछा। कारण हंसा। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारे दुपट्टे को देख रहा हूं। सुमन का चेहरा तमतमा गया। उसने झट से दुपट्टा संभालते हुए कहा, आप मेरे दुपट्टे को भी मत देखिए। कारण ने सर हिलाया, निगाहें फेर लीं, लेकिन कुछ पलों के बाद फिर से उसकी आंखें सुमन के चेहरे पर टिक गईं। वो कारण की नज़रों से बेहद परेशान हो रही थी। तभी वेटर खूबसूरत सी ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर आया। कारण ने सुमन के लिए भी अपनी पसंद से कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। खुद तो वह ब्लैक कॉफ़ी पीता था, मगर सुमन के लिए उसने सोया मिल्क कॉफ़ी विद कोकोनट मिल्क मंगवाई थी। सुमन ने कप उठाया और जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगी। तभी उसकी जबान भी जल गई और वह चीख पड़ी। आहा! कारण ने हंसते हुए कहा, आराम से पियो, कॉफ़ी कहीं भाग नहीं रही। उसकी बात सुनकर सुमन शर्मिंदा हो गई और धीरे धीरे सिप लेने लगी। कॉफ़ी खत्म होते ही उसने अपना हाथ कारण की तरफ बढ़ाया। प्लीज़ अब मेरे पैसे। कारण ने उसकी हथेली को कुछ पल गहराई से देखा, फिर वॉलेट से नोट निकालकर उसके हाथों पर रख दिए। सुमन ने लंबी सांस भरी, आंखें बंद कर लीं और जैसे ही खोली, होठों पर एक मुस्कान सी खिल उठी थी। थैंक यू सो मच, मैं अपनी सारी बद्दुआएं वापस लेती हूँ, उसने खुशी से कहा और पैसे पर्स में रख लिए। कारण के होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठीं। यह मुस्कान अलग थी, गहरी और सच्ची। उस पल सुमन उसे सचमुच भा गई थी। वो कॉफी का बिल। कारण ने जानबूझकर उसे याद दिलाया।
तभी वेटर बिल लेकर आया। सुमन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पर्स से 500 का नोट निकालने लगी। इतना बड़ा कैफे है, 2 कॉफी कम से कम 500 की तो होंगी ही, उसने मन ही मन अंदाजा लगाया। लेकिन जैसे ही बिल उसके सामने रखा गया, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 6,000 उसने कारण की ओर हैरत से देखा। कारण ने मजे से सर हिला दिया। सुमन ने मुश्किल से अपना थूक निगला, फिर कांपते हाथों से पर्स से नोट निकाले और पूरे 6,000 गिनकर टेबल पर रख दिए। उसकी आंखों में नमी चमक रही, लेकिन उसने होंठ मींचकर खुद को संभाल लिया। वेटर बिल उठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर लौटा और मुस्कुराकर बोला, मैम, आपको हमारी कॉफी पसंद आई तो ना? उसके लहजे में टिपकी उम्मीद थी, लेकिन सुमन ने बिना एक शब्द कहे तेजी से सारे पैसे पर्स में डाले, बैग की चैन बंद की और गुस्से से कारण को घूरते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही कारण खुलकर हंस पड़ा। कमाल है, 20,000 लौटाकर 6,000 की कॉफी पी गया। सोचते हुए दूसरी तरफ सुमन का दिल टूट चुका था। वो कैफे से निकलते ही रिक्शे में बैठी और हॉस्टल लौट आई। हॉस्टल पहुंचते ही उसने गुस्से में बैग फेंक दिया। उसे याद आया कि उसने इस महीने फिर से कैफे से 2 दिन की छुट्टी कर ली है, यानी अब काम से कमाई नहीं होगी। अब माँ का महीना कैसे कटेगा? अगर मैं 6,000 कम भेज दूं तो घर कैसे चलेगा? वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, काम में भी नहीं। नेहा ने कई बार उससे पूछा, क्या हुआ? मगर सुमन ने कुछ नहीं बताया। उसे अपने हाल पर और शर्मिंदा नहीं होना था। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। इसी बीच उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाया और जैसे ही देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके अकाउंट में कारण के अकाउंट से पूरे 1 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे। ये क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माथे पर बल पड़ गए। ये इंसान आखिर चाहता क्या है? तभी उसके फोन पर कारण की कॉल आई। वो नेहा की ओर देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई और गुस्से से बोली, आपने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये क्यों भेजे हैं? बालकनी में खड़ा कारण उसकी गुर्राहट सुनकर भी मुस्कुरा कर रह गया था। आपने मुझे कॉफी पिलाई, मैंने आपको ट्रीट दे दी, हिसाब बराबर। कारण ने हल्के लहजे में कहा। सुमन की भौं उड़ गई। आपने मुझे भिखारी समझा है क्या? मैंने आपसे अपनी रकम वापस ली है, आपने मुझे कोई भीख नहीं दी थी, तो अब यह और पैसे देकर मुझ पर एहसान मत जताइए। उसके लहजे की तलखी सुनकर इस बार कारण का चेहरा भी गंभीर हो गया। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें भीख दी है? ये तो बस एक छोटा सा तोहफा था। तुमने मुझे कॉफी पिलाई, बदले में ये मेरा तोहफा। उसकी बात पूरी होते ही सुमन की आंखें गुस्से से और भी लाल हो गईं। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी तोहफा। आपके पैसे मैं कभी आपके पैसे नहीं लूंगी। मैं अभी इसी वक्त आपके पैसे ट्रांसफर कर रही हूं। वह झिल्लाते हुए बोली और झटके से कॉल काट दी। लेकिन अगले ही पल उसका फोन फिर से बज उठा। वो पैसे दोबारा मेरे अकाउंट में नहीं भेजना। कारण की आवाज इस बार ठंडी और कड़क थी। भेजूंगी और जरूर भेजूंगी। और आप यह धमकियां किसी और को देना? मैं आपसे या आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। सुमन दहाड़ते हुए बोली और फिर से कॉल काट दी। कारण फोन को घूरता रह गया। सुमन ने बिना वक्त गवाए पूरे 1 लाख वापस करके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और बाकी पैसे अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने अपनी मम्मी को कॉल लगाई, लेकिन फोन उठते ही जो सुना, उसने उसकी रूह कांप दी। अरे सुमन, तुमने कल ही तो पैसे भेज दिए थे, तो आज फिर से क्यों भेज रही हो? तुम्हारे पास इतने डबल पैसे कहाँ से आए? उसकी माँ हैरानी से पूछ रही थी। मैंने कब भेजे? कौन से पैसे? सुमन अटकते हुए बोली। अरे कल ही तो भेजे थे ना, तुम्हारे दोस्त के अकाउंट से पूरे 20,000 मिल गए हमें, उसकी माँ ने बेफिक्री से बताया। सुमन के हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसने कॉल काट दी। दिल धड़कना भूल गया। तो क्या यह सब कारण ने किया? माथे पर पसीना छलक आया। हाँ, और कौन हो सकता है? उसके लिए क्या मुश्किल है मेरे घर वालों तक पहुंचना, उनके अकाउंट डिटेल्स निकलवाना? गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत कारण को कॉल बैक की, लेकिन इस बार कॉल्स उसने काट दी। सुमन को चैन नहीं मिला। उसने बार बार कॉल किया, बार बार, मगर कारण ने कोई रिसीव नहीं की। आखिरकार उसने झुंझुलाकर उसे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा। मुझे आपसे मिलना है। मैसेज सीन हुआ पर कोई जवाब नहीं आया।
वह हर घंटे मैसेज करती रही, इंतज़ार करती रही और आखिरकार रात के 2 बजे कारण का रिप्लाई आया। ठीक है, उसी कैफ़े पर आ जाना। शाम 7 बजे उसके अकड़ों और हुक्म चलाने वाले अंदाज पर सुमन का खून खौल उठा। 7 बजे नहीं आ सकती, उस वक्त मेरी जॉब होती है। 7 से पहले का टाइम बताइए, उसने झटके से टाइप किया। कुछ देर के बाद कारण का जवाब आया। तो फिर कितने बजे? 3:30 उसने टाइप किया। ओके, कारण ने छोटा सा जवाब दिया। अगले दिन वह कैफे पहुंची। नज़र घुमाते हुए उसने कारण को देख लिया। वह हमेशा की तरह अपनी टेबल पर अकड़ से बैठा था। वह गुस्से से उसके सामने पहुंची और कुर्सी पर बैठने से पहले ही दहाड़ उठी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उसके लहजे में गुस्सा ही गुस्सा था और तड़प भी थी। कारण ने मासूम सा चेहरा बनाया और कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने क्या कर दिया? बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप कि आपने क्या किया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर गुस्से से भरी हुई थी। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए। कारण ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, उसके अंदाज में तंज था। आपने मेरे पापा के अकाउंट में 20,000 रुपये डलवाए। किससे पूछकर किया आपने यह सब? सुमन कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी, मानो पूरा युद्ध छेड़ने को तैयार हो। कारण ने एक पल इधर-उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, अच्छा ऐसा करो, बैठ जाओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। सुमन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और गुस्से से कुर्सी खींचकर बैठ गई। सुन लीजिए, मैंने आपको 94,000 रुपये वापस कर दिए हैं, साथ ही वह 6,000 रुपये भी, जो आपने मेरे पापा को भेजे थे। लेकिन 6,000 रुपये कॉफ़ी के मैं कभी वापस नहीं करूंगी, क्योंकि वह सरासर आपकी गलती थी। भला आपकी फिजूल की कॉफ़ी के पैसे मैं क्यों दूं? और फिर मैंने तो साफ मना किया था कॉफ़ी पीने से। आपने ही ज़बरदस्ती मंगवाई थी। उसका अंदाज अब भी पूरी तरह लड़ाई वाला था। कारण हल्का मुस्कुराया और सुमन भड़क उठी। मैं आपसे बात कर रही हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोई जोकर हूं? मैं आपको पागल लगती हूं? कारण ने तुरंत सिरना में हिलाया। नहीं, आप पागल नहीं हैं। वो थोड़ा रुककर बोला, अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चलो, अब बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बोल रहा था, लेकिन सुमन आंखें सिकुड़कर उसे घूरने लगी। मेरे पास 6,000 रुपये नहीं है कॉफ़ी के लिए, उसने दांत पीसते हुए कहा। इस बार कारण चाहकर भी अपनी हंसी रोक ना सका। उसकी हंसी में एक अजीब सी खूबसूरती थी। सुमन झेप गई। डोंट वरी, इस बार कॉफ़ी के पैसे मैं नहीं मांगूंगा। ये कॉफ़ी मेरी तरफ से। कारण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कॉफ़ी आपको ही मुबारक हो, मिस्टर कारण सिंह, मुझे ज़रूरत नहीं। ये कहकर सुमन झटके से उठकर खड़ी हुई। कारण अरे अरे करता रह गया, लेकिन वह कैफ़े से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद भी कारण दरवाजे की तरफ काफ़ी देर तक देखता रहा और बेवजह मुस्कुराने लगा। हॉस्टल लौटकर सुमन बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को समझाया। सोचा, अब सब कुछ खत्म। 2-3 दिन की परेशानी के बाद सब ठीक हो गया है। अगले दिन से वह अपनी रूटीन के हिसाब से यूनिवर्सिटी जाने लगी। लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर निकली, गेट पर खड़ा कारण सिंह देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसने तुरंत किताबों को अपने चेहरे के सामने उठा लिया। ये पागल अमीरजादा क्या मेरी वजह से आया है? नहीं नहीं, मेरी वजह से क्यों आएगा? वो किताबें चेहरे पर रखे साइड से निकलने लगी, तभी सीधे की ताकि सीधे बस स्टॉप पर पहुंच सके। पर चलते चलते किसी से टकरा गई। गुस्से से सिर उठाया तो सामने कारण खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे हमेशा की तरह अकड़ू अंदाज में। छुप क्यों रही हो? कहीं कुछ चुराया तो नहीं, या फिर मेरा दिल चुराया हो तो बता दो। वो हल्का सा झुककर फुसफुसाया था। सुमन ने झटके से उसे धक्का दिया। मैं चोर नहीं हूं कि मैं तुम्हारा कुछ चुराऊंगी, अपनी लिमिट में रहो। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, ना जाने कहाँ से गले पड़ गए हों। हटो मेरे रास्ते से। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। कारण ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा, इतनी अकड़ किस बात की है? अच्छा भला लड़का हूं, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिस पर सारी मरती हैं वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, और तुम हो कि तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। सुमन हक्का बक्का रह गई। तो क्या यह लड़का खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहा था? क्या सचमुच वो उसके पीछे यहां तक आया है? उसने खुद को संभाला और आंखों में आग भरकर बोली, सुन लो साफ साफ, आज पहली और आखिरी बार मेरे पीछे आए हों। अगर दोबारा मेरे पीछे आए ना, तो मैं वो कहते कहते अटक गई
और इधर उधर देखने लगी। कारण ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम क्या करोगी? सुमन ने दांत खींचे और गुस्से से बोली, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। वो गुस्से से बोली, ओह, तो सारी जिंदगी फिर अपाहिज के साथ गुजारोगी? वो जिस अंदाज में सरगोशी करते हुए बोला था, सुमन की आंखें फैल गईं। उसके हाथ पांव घबराहट के मारे कांपने लगे। वो उसे कैसी बातें कर रहा था? दूसरी तीसरी मुलाकात में यूं इस तरह की बातें तुम पागल हो या कोई साइको कहते हुए कदम पीछे लेते। अब वो पूरी तरह भागने लगी, जबकि कारण का कहकहा गूंज गया। कई लड़कियां कारण की तरफ देख रही थीं, पर वो तो अपना दिल कहीं और ही लगा बैठा था। सुमन हॉस्टल लौटी तो दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर भी तैयार होकर कैफे गई। अभी वह किचन से बाहर ही निकली थी कि उसका दिल धक से रह गया। सामने वाली टेबल पर कारण आराम से बैठा था। उसे देखते ही उसने एक प्यारी सी मुस्कान फेंकी। सुमन तन फन गुस्से में भरी हुई उसके पास पहुंची और झुककर बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पीछे मत आना, फिर मेरे पीछे क्यों आए हो? वो दांत भींचते हुए गुस्से से बोली। कारण एकदम सहज अंदाज में बोला, अरे मैडम, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आया हूं, मैं तो बस कॉफी पीने आया हूं। उसकी बात सुनकर सुमन का दिमाग घूम गया। ये लड़का मजाक कर रहा है क्या? अभी वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही मैनेजर आ गया। सर, एनी प्रॉब्लम? मैनेजर ने सुमन का चेहरा देखकर तुरंत भांप लिया था। कारण ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मिस पूछ रही थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सुमन विश्वास से उसे घूरने लगी। इतनी सफाई से झूठ वो मिस्टर अखड़ू सिंह। मैनेजर ने भौं चढ़ाकर सुमन को देखा। वो तुरंत बात संभालते हुए बोली, नहीं सर, मेरा मतलब था यह कौन सी कॉफ़ी पिएंगे? कारण ने मुस्कुराकर कहा, जो आपको अच्छी लगे वही ले आइए। मैं वैसे भी यहाँ पहली बार आया हूँ तो टेस्ट का अंदाज़ा नहीं, और फिर मैं अकेला हूँ। अगर आप मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पिएंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। उसकी इस बेशर्म फरमाइश पर सुमन का मुंह हैरत से खुल गया। ये लड़का वाकई पागल है। मैनेजर भी असहज हो गया, क्योंकि वह कारण सिंह को अच्छी तरह जानता था। इस शहर में कौन था जो उसे ना जानता हो? बाद में बात करेंगे, अभी जैसा कह रहे हैं वैसा करो। मैनेजर ने सख्ती से सुमन से कहा तो सुमन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। सर, मैं जी सुमन, आप बैठ जाइए, बाद में देख लेंगे। मैनेजर ने दोबारा कहा। सुमन हंठ खींचते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी तो 2 कप कॉफी टेबल पर पटक दिए और गुस्से से कुर्सी खींचकर बैठ गई। कारण की तरफ निगाह तक नहीं उठाई कि उसने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, यहाँ की कॉफी ज्यादा महंगी तो नहीं, पर टेस्ट कमाल का है। लगता है किसी ने मोहब्बत से अपने हाथों से बनाई है। मैंने नहीं बनाई ये कॉफी। सुमन ने टेबल पर हाथ पटककर झुंझलाते हुए कहा। तो कारण तुरंत मुस्कुराया, अरे मैंने कब कहा कि आपने बनाई है? हो सकता है यहाँ की कोई और लड़की मुझ पर फिदा हो गई हो और उसी ने मेरे लिए यह कॉफी बनाई हो। उफ, इस कदर खुशफहमी, सुमन गुस्से से बोली। अब उसे यकीन होने लगा था ये लड़का सच में पागल है। अमीरी इंसान को मगरूर बना देती है, ये तो जानती थी, पर अमीरी इंसान को पागल भी कर देती है, ये पहली बार देख रही हूं। वो अपनी छोटी सी नाक चढ़ाते हुए बोली और कुर्सी से उठकर खड़ी हुई, जबकि कारण फिर से मुस्कुरा दिया। दिन इसी तरह गुजरते चले गए। आए दिन कारण कभी उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर दिखाई देता तो कभी कैफे के अंदर। अब कहीं ना कहीं सुमन को भी उसकी मौजूदगी बुरी नहीं लगती थी। वह चाहकर भी कारण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल की हलचल के बावजूद दिमाग उसे बार बार चेतावनी देता, तुम दोनों की दुनिया अलग है। अमीर लोग गरीब लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तुम धोखा नहीं खा सकती। उस दिन भी वह अपने रूटीन के अनुसार कैफे पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा कैफे लाल और सफ़ेद गुलाबों से सजा हुआ था। हर तरफ गुब्बारे लटक रहे थे। टेबल पर एक ही रंग के कवर बिछे थे। ये सब देखकर उसका मुंह है से खुला का खुला रह गया। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उस पर फूलों की बारिश हो गई। पूरा कैफे तालियों की गूंज से भर गया। लोग मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और सुमन परेशानी से इधर उधर देख रही थी। तभी उसके सामने कारण आया। उसे देखते ही सुमन का दिल जोर से उछलकर हलक में अटक गया। यह पागल अमीर जादा अब क्या करने वाला है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कारण अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया।
जेब से खूबसूरत अंगूठी निकालकर उसने सुमन के सामने बढ़ा दी। सुमन, विल यू मैरी मी? उसकी गूंजती हुई आवाज़ ने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। सुमन की आंखों में अनचाहे आंसू झिलमिला उठे। उसने कांपते वजूद के साथ कारण को देखा, फिर घबराहट में तेजी से सिर को ना में हिलाते हुए कैफे से बाहर भागी। अचानक ही पूरे कैफे में खामोशी छा गई। कारण के चेहरे का रंग बदल चुका था। आंखों में हल्का हल्का गुस्सा भी तैर गया। वो घुटनों से उठकर खड़ा हुआ, जबकि सुमन तेजी से रिक्शा पकड़कर वहां से निकल चुकी थी। हॉस्टल पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा ने कई बार उसे चुप करवाने और उसकी वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन सुमन के पास बताने को कुछ नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। रात को उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप पर कारण को मैसेज किया। स्क्रीन पर जो सामने आया उसने उसे तोड़कर रख दिया। कारण ने उसे ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। वो कारण को इनकार करना चाहती थी, और अब जब इनकार कर आई थी तो उसका दिल उसी इनकार पर रो रहा था। आंसुओं के बीच उसने फैसला किया कि अगर कभी कारण दोबारा उससे मिलने आया तो वह उसे सब समझाएगी और कहेगी कि अगर वह सच्चा है तो उसके घर रिश्ता लेकर आए। लेकिन इंतज़ार इंतज़ार बनकर रह गया। नेहा के नंबर से भी उसने कारण को कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर हर बार एक ही नतीजा, ब्लॉक। दिन पर दिन गुजरते गए और अब 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीनों में वह 8 अलग अलग नंबरों से कोशिश कर चुकी थी, पर हर बार वही अंजाम। आखिरकार उसने भी कोशिशें छोड़ दीं। वो अब भी हर रात सोचती, क्यों छोड़ा उसने मुझे इस मोड़ पर? अगर खेलना ही था तो मोहब्बत का नाम क्यों लिया? लेकिन कोई जवाब उसके पास नहीं था। उसका दिल बार बार टूटता और फिर वह अपनी ही सोचों में उलझ जाती। फिर अचानक एक दिन उसके पापा का फ़ोन उसके नंबर पर आया। सुमन, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पापा की आवाज़ में गर्व था। यह सुनते ही उसका दिल जैसे रुक गया। सांसें थम सी गईं। होंठ कांपे पर वो कुछ बोल ना पाई। उसके पापा बड़ा गुरूर से बोले, मैंने बहुत देखभाल से तुम्हारा रिश्ता तय किया है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगी। और वो पत्थर से चुप बैठी रही। आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसके सामने कारण का चेहरा लहराया। वो मुस्कान, वो ज़िद्दी बातें, सब याद आया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अगर मैं कारण के साथ किसी रिश्ते में होती तब भी पापा के सामने इनकार नहीं कर पाती तो अच्छा हुआ। मैंने पहले ही उसे मना कर दिया। उसने दिल को समझाया। उसके होंठ कांपे मगर सख्ती से कहा, पापा का मान मेरी मोहब्बत से ऊपर है। अचानक उसका दिल भारी होते हुए भी अब काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं और वह शहर से गांव भी आ चुकी थी। उसे मालूम हुआ कि उसकी शादी शहर के किसी लड़के से होने वाली है। वो दुल्हन बनी बैठी थी। बाप के आगे सर तो झुका लिया था, लेकिन दिल का क्या करती? क्योंकि दिल तो किसी सूरत मानने को राजी नहीं था। उसे रह रहकर कारण पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो पल भी आया जब उसकी माँ उसे मंडप में बिठाने के लिए आई। वह अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए माँ के साथ धीमे धीमे कदमों से मंडप की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे उसने मंडप में बैठे दूल्हा को देखा, एकदम से पत्थर हो गई। सांसें रुक सी गईं, आंखें चौड़ी हो गईं। वो कारण सिंह था। उसकी माँ ने उसके कंधे से हिलाया, बेटा आगे बढ़ो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। गायब दिमागी से वो आगे बढ़ी और चुपचाप कारण के बराबर जाकर बैठ गई। एक नज़र के बाद उसने दूसरी नज़र अपने साथ बैठे इंसान पर डालने की हिम्मत तक नहीं की। दिल जोरों से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर आ जाएगा। उसे लग रहा था यह सपना है। अगर उसने फिर से अपने पास बैठे इंसान को देख लिया तो सपना टूट जाएगा। ये सपना ही है, वरना कारण जैसा बड़ा आदमी एक छोटे से गांव की गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा? उसने खुद को समझाया और चुपचाप शादी की रस्में निभाने लगी। कुछ ही देर में शादी पूरी हो गई और दोनों को स्टेज पर एक साथ बिठा दिया गया। पर वो वैसे ही पत्थर बनी बैठी रही, जबकि कारण उसके बराबर बैठा बड़ी सुकून भरी नज़रों से उसे देख रहा था। कारण के माँ बाप और छोटा भाई भी शादी में मौजूद थे। सब बहुत खुश थे। वो लोग सुमन को अपने परिवार में भरपूर प्यार और सम्मान दे रहे थे। ना जाने समीर जादे ने कैसे अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया था। कुछ देर बाद प्राइवेसी के लिए दोनों को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। कारण ने वही अंगूठी निकाली और इस बार पूरे हक से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब यह सपना नहीं था,
अब यह हकीकत थी। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा लिया और बुरी तरह रो पड़ी। कारण ने तुरंत अंगूठी एक तरफ रख दी और उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, सुमन, क्या हुआ? उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। तुम बहुत बुरे हो कारण सिंह, बहुत जालिम, बहुत पत्थर दिल। वो गुस्से से रोते हुए चिल्लाई, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। कारण हल्के से मुस्कुराया, अब तो इनकार नहीं कर सकती क्योंकि शादी तो हो चुकी है। वो मासूमियत से बोला तो सुमन ने आंखें चुराते हुए कहा, तुम जानते हो तुम कितने बड़े पागल इंसान हो। कारण ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए हामी भरी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। कितनी बार मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था। एक बार भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो सिसकते हुए बोली। अकी बार कारण की आंखों से भी शरारत गायब थी। चेहरा सीरियस हो चुका था। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कारण ने गहरी सांस भरी। तुम जानती हो ना सुमन, ये पूरे 3 महीने मैंने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। मॉम डैड को राज़ी करने के लिए मुझे घर और यहाँ तक कि इस देश को भी छोड़ना पड़ा। वो इस शादी पर राज़ी नहीं थे। मजबूरी में मुझे अमेरिका जाना पड़ा ताकि उन्हें एहसास हो कि अगर उन्होंने तुम्हें मंजूर नहीं किया तो वह लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। उसकी आंखों में उन दिनों की तकलीफ झलक रही थी। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह मान गए। फिर उनके राज़ी होने के बाद ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया था और तब तुम्हारे सारे मैसेज और कॉल्स देखे। वो लम्हा मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तब मैंने सोचा जब तुमने इतना सब्र कर ही लिया तो क्यों ना तुम्हें सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया जाए। सीधा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊं, तुम्हारे मम्मी पापा को भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं और फिर वो लोग भी मान गए। वो पूरे सुकून और मोहब्बत से सब कुछ बताते हुए उसके हाथों को कसकर थामे रहा। फिर उसी प्यार से उसने उसका हाथ आगे लिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। सुमन की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। वो खिलखिलाते हुए बोली, वैसे तुम भी कम जालिम नहीं हो, बहुत नचाया है तुमने मुझे। कारण ने भी बनावटी गुस्से से आंखें तरेरी, और तुम वो पहली लड़की हो जिसके पीछे मैं इतना भागा हूँ, वरना मैं कारण सिंह कभी किसी के पीछे नहीं भागता। सुमन ने शरारत से पलकें झुकाईं। पहली लड़की हूँ तभी तो आपकी बीवी बनी, वरना बाकी लड़कियों की तरह आपके आगे पीछे घूमती तो आज यह जगह किसी और की होती, मेरी नहीं। वह एक अदा भरे अंदाज में उठने लगी, मगर कारण ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। सुमन ने नटखट मुस्कान के साथ उसका हाथ उठाकर अपने होंठ रख दिए। उसकी इस अदा पर कारण की जान निकलने लगी और उसके चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान आ गई। उस पल दोनों की किस्मत जैसे ताजपोशी कर रही थी। अगले ही लम्हे सुमन मुस्कुराते हुए कमरे से ओझेल हुई और दोनों अपनी किस्मत पर मुस्कुराने लगे। शादी हो चुकी थी और घर के बड़ों ने तय किया कि दुल्हन की विदाई 2 साल के बाद की जाएगी, जब तक कि सुमन अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले। सुमन ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि कारण ने उसके तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। अब वह सिर्फ पढ़ाई करती थी और कारण के दिए हुए खूबसूरत अपार्टमेंट में रहती थी। हर शाम वो कैफ़े में कारण के साथ वक्त गुजारती। मोहब्बत जब सम्मान और सच्चाई के साथ निभाई जाए तो वह मोहब्बत चमत्कार बन जाती है। 2 साल का लंबा इंतज़ार, हर मुलाकात में बस नज़रों से मोहब्बत बयां करना, हाथ थाम कर खामोशी में वक्त गुजारना, और फिर विदाई के वक्त वो अधूरी सी बात, अधूरी सी तड़प, इन सब ने कारण और सुमन के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुमन की विदाई हुई। दुल्हन का लाल जोड़ा पहने, आंखों में ढेरों सपने और दिल में हजारों धड़कनें लिए वो कारण के घर आ गई। शाम ढल चुकी थी। हवाओं में खुशबू और हर कोने में रोशनी थी। सब रस्में पूरी होने के बाद जब कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो पहली बार दोनों बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दीवार के एक दूसरे के सामने थे। सुमन का चेहरा घूंघट के पीछे था, मगर दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कारण ने धीरे से आगे बढ़कर घूंघट उठाया। उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही मोहब्बत और वही तड़प थी जिसने 2 साल तक उसे बेचैन रखा। जानती हो सुमन, इन 2 सालों में मैंने सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा इंतज़ार हर रोज़ किया। आज तुम्हें छूकर, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मैं पूरा हो जाऊंगा। सुमन की पलकों से आंसू आए। ये खुशी के आंसू थे जो इतना अच्छा हमसफर पाने पर खुद ब खुद निकल आए थे। कारण ने उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके जुनून और शिद्दतों पर सुमन एक पल के लिए घबराई थी। इन 2 सालों में उसने उसका बड़ा ही नरम स्वभाव देखा था,
एक ठंडी मीठी मोहब्बत देखी थी। पति पत्नी होते हुए भी दोनों ने कभी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी, सिवाय एक दूसरे का हाथ पकड़ने तक। लेकिन अब तो वह उसकी मोहब्बत में जुनूनी होते हुए उसे हर पर्दे से आज़ाद करता, अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। उसके वजूद को महसूस करता हुआ उसे अपने आप में समा लेना चाहता था। सुमन ने भी सुकून से आंखें बंद करते हुए अपना आप कारण के हवाले कर दिया था। यह खूबसूरत पल वो पूरे दिल से महसूस करना चाहती थी और पूरी जिंदगी के लिए इन पहले खूबसूरत नाजुक पलों को अपनी यादों में समेट लेना चाहती थी। उसने अपने दिमाग से हर ख्याल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ कारण के साथ इन पलों को खूबसूरत बनाया था। वो पल दोनों की रूहों का मिलन था। बाहर आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर उनका अपना एक जहां था। खामोशी में भी गहरी सांसों और मदहोश सिसकियों के बीच दोनों के दिलों की बातें गूंज रही थीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।